नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ती अस्थिरता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के रोल पर अहम बात कही है। वो अपना अमेरिका दौरा पूरा करके लौट रहे हैं और इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आज भारत कई तरह से योगदान कर सकता है, उसका रोल स्थिर है और वो मतभेदों को दूर करने में सक्षम है। हम कूटनीतिक रोल में हैं और हमें आर्थिक पहलू पर गौर करने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे योगदान हैं जो केवल भारत कर सकता है और आज हमारे पास एक स्थिर भूमिका है। Today, if you look at the India-US relationship, it's not a narrow relationship only devoted to each other's gains. I think our relationship today impacts the rest of the world, definitely does the Indo-Pacific. There are a lot of countries who look to us individually or bilaterally for some part of the betterment which they hope for, the solutions which the world is searching for in many respects. So that's the sort of broad sense which I want to give you, a bilateral, a very solid, positive, productive bilateral conversation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत के लिए सूरत शहर में भारी भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने सूरत में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सूरत के हीरा उद्योग की लगातार बढ़ने की सराहना की और कहा कि ड्रीम सिटी परियोजना के पूरे होने के बाद सूरत दुनिया में सबसे सुरक्षित और सबसे सुविधाजनक हीरे के व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित होगा। सूरत का कपड़ा और हीरा व्यवसाय देश भर में कई परिवारों के जीवन का निर्वाह करता है। ये सूरत के साथ गुजरात के लोगों के लिए भी खुशी का विषय है। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों, कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद गहलोत ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों के बागी तेवरों के बाद सोनिया गांधी पूरे घटनाक्रम पर नाराज हैं। विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और गहलोत के समर्थक मंत्रियों के बयानों को ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हाईकमान के आदेशों का उल्लंघन और गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस जारी किए थे। नोटिस जारी होने के बाद गहलोत भी आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने दिल्ली आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। बता दें कि आज दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हुई, जो कि 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव को गुरुवार को लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल वर्मा ने सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव के निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने का ऐलान किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में जनता ने तो प्रदेश में समाजवादियों की ही सरकार चुनी थी, लेकिन सरकारी मशीनरी ने आपसे यह हक छीन लिया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद वो बोले कि ये केवल एक पद नहीं है, बल्कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। ये जिम्मेदारी ऐसे समय दी गई है जब संविधान को खतरा पैदा कर दिया गया है। जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उस पर खरा उतरूंगा। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर दिन रात काम करना पड़ेगा तो मैं दिन रात काम करूंगा। हम समाजवादियों को अगले 5 साल में नया इतिहास बनाने का काम करना होगा। ये सरकार जो बनी है, ये सरकार जनता की बनाई हुई नहीं है। आज भी जब आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कोरोना की। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,272 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 4,45,83,360 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 40,750 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 27 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,28,611 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 40,750 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.09% है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुई। यहां सीएम ममता ने ढाक बजाया। सीएम ममता बनर्जी के साथ राज्य मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम भी पंडाल में मौजूद थी और ढाक पर हाथ आजमाते नजर आए। सीएम द्वारा ढाक बजाने का वीडियो सामने आया है, जिसे खूब देखा जा रहा है। बता दें कि सुरुचि संघ पूजा पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ढाक लेकर पहुंची थी। सीएम ने एक कंधे पर ढाक को टांगे हुए फीता काटकर पंडाल का उद्घाटन किया। इसके बाद देवी प्रतिमा के सामने ढाक रखकर दोनों हाथों से उसे बजाना शुरू किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी काफी खुश नजर आईं और वहीं लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय था। उनमें से ज्यादातर लोग अपने मोबाइल के कैमरों से वीडियो बनाते रहे। उधमपुर में 8 घंटे के अंदर एक और बस में रहस्यमयी धमाका हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। गुरुवार सुबह करीब 5:40 पर यह विस्फोट हुआ। इसमें वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिले में 2 धमाकों से अब हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इससे पहले बुधवार को उधमपुर में सैन्य चौकी के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में शक्तिशाली धमाका हुआ था। इस धमाके से 2 बसें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगाने के बाद दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करने के लिए सभी थानों को आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च भी किया। उत्तर पूर्वी जिले में संवेदनशील जगहों पर दिल्ली पुलिस मुस्तैद दिख रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नॉर्थ ईस्ट जिले को सक्रिय येलो स्कीम, ऑरेंज स्कीम और रेड स्कीम के तहत रखा गया है। उधर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी बैन कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ट्विटर ने यह कार्रवाई की है। ट्विटर ने लिखा है कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में पीएफआई ऑफिशियल खाते को रोक दिया गया है। भारत सरकार ने मंगलवार पीएफआई को बैन करने का आदेश जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत पीएफआई को देश में प्रतिबंधित कर दिया है। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें अभी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।